चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई जो है उसकी आधार की भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो छठवां, सातवां और आठवां जो प्रश्न है वो त्रिभुज या फिर आयत के क्षेत्रफल या फिर परिमाप से रिलेटेड है। तो कुछ चीज़ें सबसे पहले देख लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं, वो जान लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, छठवां, सातवां और आठवां प्रश्न हमें इजीली बन जाएंगे। ये देखो ये क्या है, आयत है, ठीक है। ये क्या है, आयत है। हम मान लेते हैं ये क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है। ये है लंबाई और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से तो हम क्या जानते हैं, देखो आयत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, आयत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। इतना तो पता ही होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का जो भी मान दिया है उसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो ये तो हो गया क्षेत्रफल। अगर हम बात करें आयत की परिमाप, आयत की परिमाप की अगर बात करें, परिमाप मतलब क्या हो जाता है, आयत की परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, देखो अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वापस इस पॉइंट पर आने में जितनी दूरी हम तय करेंगे वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। मतलब क्या है, इस पॉइंट से हमने चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक गए तो ये दूरी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से हम यहाँ तक जाएंगे तो उसके बाद फिर जो दूरी तय करेंगे उसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तय किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर आएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, फिर हमने जो दूरी तय की वो क्या हो जाएगी, लंबाई के बराबर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे तो ये क्या के बराबर, चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी आकृति के परिमाप की अगर बात करें, चाहे किसी भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे चतुर्भुज, चाहे समलंब चतुर्भुज, चाहे कुछ भी हो, अगर परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि उसके चारों तरफ अगर हम उसके बाउंड्री लाइन पे हम चलते जाएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे वो उसका परिमाप कहलाता है। सेम सर्कल के लिए भी, सर्कल है मान लो, सर्कल के लिए क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं तो इस पॉइंट से चलते चलते वापस इस पॉइंट तक आएंगे तो जितनी दूरी तय करेंगे वो क्या कहलाएगा, वृत्त का परिमाप, या फिर जिसे हम परिधि भी कह देते हैं। वृत्त के केस में हम उसे परिधि भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, आयत के परिमाप देख रहे थे तो आयत के परिमाप अगर हम देखें, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि क्या है, 2 लंबाई है और प्लस 2 चौड़ाई है ना। इस तरीके से तो अगर हम इसको चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, 2 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, आयत की परिमाप क्या मिल गई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ये आयत का परिमाप था। इसी के आगे हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, त्रिभुज। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज, या फिर समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। इसको सीधा बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाती है, लंब कहलाती है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से ये लंब कहलाती है, ये क्या कहलाती है, आधार, और ये क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक। तो त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार, आधार यानी कि ये आधार, और गुणित में ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि कौन सी ऊंचाई, ये ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई ही होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखो अगर हम इसको देखें कुछ इस तरीके से, अगर हम आयत की बात करें तो आयत कुछ इस तरीके से बनता है ऐसे। इसी को अगर हम इस तरीके से अगर काट दें तो क्या बच गया हमारा, ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, दोनों बराबर भाग में बट गए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन ये उसका आधा है तो लंबाई और चौड़ाई तो उसी का आधा हो गया, ठीक है। लंबाई चौड़ाई यानी क्या है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, उसी को हमने लंबाई और चौड़ाई बोला था आयत के केस में, ठीक है। तो एक हो जाता है आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये चीज़ें कुछ चीज़ें थी जो अभी काम आने वाले हैं आगे प्रश्नों में, 6वां, 7वां और 8वां तीनों ही प्रश्न में काम आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो देखो छठवां प्रश्न क्या दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर दिया है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं, आपको डिटेल में हल करना है, ठीक है। किस तरीके से हल करना है यहाँ पे हम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको खुद से हल करना है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा 1/2 गुणित आधार गुणित
शीर्ष लंब लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, शीर्ष लंब, ये हम जानते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें हैं पहले माननी पड़ेगी हमें, इसको पहले बाद में लिखना था। सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज का हमें आधार नहीं पता, ना ही शीर्ष लंब पता है। बस प्रश्न में क्या दिया है कि जो उसके शीर्ष लंब की लंबाई है वो उसके आधार की भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो शीर्ष लंब जो है वो आधार के कंपेयर में, आधार की तुलना में 7 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हमें आधार की लंबाई चाहिए। आधार की लंबाई क्या है, नहीं दिया है प्रश्न में, तो हम सबसे पहले आधार की भुजा को मान लेते हैं। तो माना कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माना कि आधार की लंबाई बराबर x मीटर है, ठीक है। आधार की लंबाई का हमने क्या मान लिया, x मीटर। अतः जो उसकी शीर्ष लंब है वो क्या हो जाएगी, अतः शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, x जो मीटर, x मीटर है उससे 7 अधिक है, यानी कि x प्लस 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरीके से प्रश्न बन गया। अब आगे देखो, अतः प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न में क्या दिया है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। अतः क्या हो जाएगी, 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब लिख लेते हैं, ठीक है, या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, बात वही है। शीर्ष लंब बराबर कितना दिया है, 165 वर्ग मीटर दिया है, तो इसको हम प्रश्न में लिखेंगे 1/2। आधार कितना हमने माना है, x माना है, और शीर्ष लंब क्या माना है, x प्लस 7 मीटर हो गया। तो ये कितना हो गया, 165। हल करेंगे इसको, ये 2 है, देखो ये क्या है, 2/2 के रूप में है, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, अच्छा ये गुणा के रूप में, ठीक है। ऐसा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x गुणा x प्लस 7 हो जाएगा ऊपर में, और बटे में 2 हो जाएगा। इस 2 को हम सीधा पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 165 गुणा 2 हो जाएगा। और यही ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपस में गुणा कर देते हैं, x² प्लस 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 165 का 165 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 6 10 और 2 6 12 13 और 1 और 2 1 2 और 1 3, 330, x² प्लस 7x माइनस 330, 330 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को किस विधि से हल करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे हल करना है यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। सभी प्रश्नों को अगर डिटेल में हल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फटाफट से अगला प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके से हल करना है। इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आगे 8वां प्रश्न देखते हैं, सॉरी 7वां और 8वां प्रश्न, ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां और 8वां प्रश्न लगभग मिलता जुलता है, क्षेत्रफल से रिलेटेड है दोनों प्रश्न। तो 7वां को देख लेते हैं किस तरीके से हल करना है, खुद से हल करने का प्रयास करना। हम यहाँ पे संकेत दे देते हैं संकेत के रूप में कि किस प्रकार से हल करना है, उसके बाद खुद से हल कीजिएगा। देखो प्रश्न में क्या दिया है, 7वां प्रश्न है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है 357 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखो अभी हमने देखा था आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, उसका लंबाई चौड़ाई चारों भुजाओं को अगर जोड़ दे आपस में तो जितनी लंबाई होगी वो क्या कहलाता है, परिमाप। तो हमने सूत्र देखा था कि आयत की सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई को x मान लेना और चौड़ाई को y मान लेना, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है और दोनों में से किसी का भी मान नहीं दिया गया। तो हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को x और y मान लिया। अतः आयत का परिमाप क्या हो जाता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को हमने x y माना है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 2 × x + y। अगर हम इसको हल करें तो x + y 76, यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 76/2 हो जाएगा। 76/2 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 35 70 और 70 35 38 मिल जाएगा, ठीक है। हल करके देखिएगा इसको, क्योंकि x + y = 38 मिला है। और प्रश्न में एक और चीज़ दिया है, क्षेत्रफल दिया है। आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या दिया है, 357 वर्ग मीटर। 357 वर्ग मीटर इसका क्या क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर इतना। अगर यहाँ से हम चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर 38 - x हो जाएगा। और यहाँ पे इस y का मान जो यहाँ पे निकला है इसको हम यहाँ पे रख देंगे 38 - x, इस तरीके से 357। तो यहाँ पे एक समीकरण हमें मिल जाएगा, 38x हो जाएगा और x और x का गुणा होगा तो x² = 357, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर और हम हल करना चाहें तो इन दोनों को इधर भेज दीजिएगा तो एक समीकरण बन जाएगा सीधा सीधा। क्या बन जाएगा ये, x² - 38x प्लस में 357 = 0। इस तरीके से समीकरण मिल जाएगा। समीकरण मिलेगा तो उसको कैसे हल करना है आपने देख ही लिया है, कोई भी मेथड से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या दिया, देखो 8वां प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न के
पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो प्रश्न में क्या दिया है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग मीटर, पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है 15, लंबाई चौड़ाई के कंपेयर में 15 मीटर ज़्यादा है। पार्क के चारों तरफ जाली का घेरा लगाना है, यदि 1 मीटर, अच्छा इसको मैंने अंडरलाइन किया है, देखो पुस्तक में जो प्रश्न दिया है उसमें क्या दिया है, यदि 1 वर्ग मीटर दिया है, वर्ग मीटर नहीं है वो, 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, 1 मीटर जाली लगाने की कीमत 5 रुपये है। इसको सुधार कर सकते हैं आप चाहें तो। आगे देखते हैं, तब पार्क के चारों तरफ जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले एक माइंड सेट बना लेते हैं कि किस तरीके से हल करना है। प्रश्न में क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। देखो आयताकार पार्क दिया है तो हमने मान लेते हैं कि एक आयताकार पार्क ले लिया इस तरीके से। अब क्या बोला है कि इसकी ये जो लंबाई है इसके चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, इसको हम x अगर मान लेते हैं, माना कि पार्क की चौड़ाई को x मीटर है, ये चौड़ाई क्या है x मीटर है, तब लंबाई क्या हो जाएगी x + 15 मीटर हो जाएगी, है ना। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है प्रश्न में दिया है, तो ये हो गया एक माइंडसेट। अब क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो इसको आगे हल करेंगे। अब देखो प्रश्न में एक और चीज़ क्या बोला है, यदि तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, 1 मीटर लगाने की कीमत 5 रुपये है। 1 मीटर बोलने मतलब कि मान लो यहाँ से यहाँ कुछ भी मीटर में x मीटर, x + 15 मीटर अभी आएगा प्रश्न में, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर जाली अगर लगाते हैं तो उसकी कीमत क्या है 5 रुपये है। तो बोला है कि इसके चारों तरफ हमें जाली लगाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चारों तरफ जाली लगाना है। तो हमें कितनी कीमत क्या होगी, तो 1 मीटर का कीमत 5 रुपये है, तो इसका जो पूरा लंबाई है, पूरा लंबाई का मतलब क्या है कि परिमाप की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से यहाँ जाली लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो कितने लंबाई में जाली लगाएंगे हम, तो जो आयत का परिमाप है वही लंबाई हो जाएगी टोटल। तो टोटल हमें लंबाई ज्ञात करना है, टोटल लंबाई किसके ज्ञात करना है, आयत इस पार्क के चारों तरफ की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि उसका परिमाप ज्ञात करना है हमको, आयत की परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। अब आयत के परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत के परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का मान चाहिए, मेन चीज़ तो यही है। अगर लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा तो हम परिमाप निकाल लेंगे, परिमाप निकल जाएगा तो टोटल लंबाई इतनी है। चूँकि 1 मीटर की जाली लगाने के लिए 5 रुपये लग रहा है, तो टोटल जो लंबाई निकलेगी उतने लंबाई का 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल लागत निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइंडसेट, इसको हटा देते हैं। चलो हल करते हैं इसको फटाफट से। देखो प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 वर्ग मीटर दिया, इतना दिया है। अब इसको हल करते हैं आगे। क्योंकि पार्क का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई, पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई क्या है x + 15 है और चौड़ाई क्या है गुणा x = 100। फटाफट से हल कर लेते हैं इसको। x और x का गुणा होगा तो x² हो जाएगा, प्लस में 15x हो जाएगा। 100 को इधर लाते हैं तो ये 100 माइनस में हो जाएगा = 0। अब 100 को ऐसे कौन से दो पदों में तोड़ें कि 15x आए, तो 15 को और हम क्या तोड़ सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम 100 को, और क्या लिख सकते हैं, तो देखो 2 गुणा 50 लिख सकते हैं। ये नहीं बनेगा क्योंकि 50 और 2 के बीच में अंतर 48 का है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणा नहीं 4 का लिख सकते हैं। हाँ 4 गुणा क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। 25 और 4 के बीच में अंतर कितना है, 21 का है, ये भी नहीं लिख सकते। आगे अगर हम देखें तो 5 गुणा 20 लिख सकते हैं। 5 और 20 के बीच में अंतर कितना है, 15। हाँ यहाँ पे हम 5 और 20 के गुणनखंड के रूप में इसको लिख सकते हैं, किसको, 15x को। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो x² गुणनखंड विधि से हल करना हमने देख लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हल करते हैं। पिछला प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी आसानी से ये हल करना आ जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से सभी प्रश्न बनने लगेंगे। तो इसको भी हल करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 20x और माइनस में 5x करते हैं, -100 = 0। 20x - 5x करेंगे, 20 में 5 जाएगा तभी तो 15 आएगा, और 20 और 5 का गुणा होगा तभी -100 आएगा। 100 एकम 100 ना, a और c का गुणा होगा तो, ठीक है, तो 100 a और c का गुणा होगा तो -100 आएगा, और 20 और -5 का गुणा होगा तो भी -100 आएगा, तो यानी कि सही है ये गुणनखंड। तो इसको फटाफट से x + 20 कर लेते हैं। इसमें -5 को कॉमन निकालेंगे तो x + 20 हो जाएगा। ठीक है, = 0। ये दोनों में क्या है कि x + 20 इसमें भी है, x + 20 इसमें भी है। x + 20 को हम लोग दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा, इसमें x बचा और इसमें क्या बचा, -5 = 0। ठीक है, फटाफट से हम इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि पिछले बहुत सारे प्रश्न में हमने काफ़ी समय दिया है, ठीक है, इसको हल करने के लिए। अगर आप इसको डिटेल में हल कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं तो पुराने वीडियो भी हमारे देख सकते हैं, गुणनखंड करने के तरीके। इसी चैप्टर में भी हमने देखा था गुणनखंड करने के तरीके, और बहुपद चैप्टर में भी देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो
इसको अगर हम हल करना चाहें तो या तो क्या कर सकते हैं, x + 20 = 0। इसको अगर हम पक्षांतर कर दें तो x + 20 = 0 हो जाएगा। तो तब के केस में हमें क्या मिलेगा, x = -20, ठीक है। और x - 5 = 0 मिलेगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या किया, एक बार इसको पक्षांतर किया तो इसके बराबर 0 मिल गया, ठीक है। और एक बार हमने क्या किया कि x + 20 को पक्षांतर कर दिया तो 0 के साथ भाग होके ये 0 हो गया, तो x - 5 यानी कि x - 5 = 0 मिल गया, ठीक है। अब देखो x = क्या मिला, -20, और x = क्या मिला, +5। x क्या है एक्चुअल में, अगर हम देखें तो x को हमने क्या माना था, चौड़ाई माना था, और चौड़ाई क्या है, दूरी है, और दूरी का मान हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, अग्राह्य बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे, अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब ये है, थोड़ा ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया। अग्राह्य का मतलब क्या होता है कि इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे या फिर इसको हम नहीं मानेंगे। x का मान -20 आया है, इसको हम नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि x का मान हमने x को हमने चौड़ाई लिया था, चौड़ाई का मान लिया था। तो चूँकि चौड़ाई जो है दूरी होती है, भैया आयत का क्षेत्र लंबाई की बात करें चाहे चौड़ाई की बात करें, दूरी है, और दूरी सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। अतः चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब ये चौड़ाई 5 मीटर हो गया, तब लंबाई क्या हो जाएगा, अतः लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x + 15, x क्या है, 5 है, चौड़ाई है, 5 + 15 = क्या हो जाएगा, 20 मीटर। अब देखो लंबाई क्या मिला, 20 मीटर, और चौड़ाई मिला हमें 5 मीटर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बनाते हैं इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर, और ये हो जाएगा 5 मीटर। अब अतः करके हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें खर्चा निकालना है कि जाली लगाएं, अगर पार्क के चारों तरफ हम जाली लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। तो परिमाप का मान हम देखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। तो देखो अतः आयत का परिमाप, अतः परिमाप बस लिखते हैं, ठीक है। अतः परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का 2, क्योंकि एक बार लंबाई चौड़ाई आता है फिर एक बार लंबाई चौड़ाई आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई कितना है, सॉरी लंबाई का मान है 20 और चौड़ाई का मान क्या है 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 20 और 5 25 हो जाएगा, इस सही, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 मीटर, ठीक। अब लिखना है यहाँ पे, चूंकि 1 मीटर तार, प्रश्न में क्या दिया है, 1 मीटर तार की जाली का कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों तरफ जाली यानी कि 50 मीटर जाली लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा। तो लिखना है यहाँ पे, चूंकि 1 मीटर जाली लगाने का क्या दिया है, लागत, लगाने की लागत बराबर 5 रुपये। इसलिए को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसलिए 50 मीटर जाली लगाने की लागत, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 250 रुपये। अतः उत्तर में आपको लिखना है, अतः उत्तर पार्क के चारों तरफ जाली लगाने की लागत कितना आएगा, खर्चा आएगा 250 रुपये आएगा, 250 रुपये होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। 8वां प्रश्न कैसे हल करना है, ठीक है। इस 8वां प्रश्न को एक बार खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो हो सकता है चांसेस है कि यही प्रश्न सेम टू सेम आपके प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न में दिया था क्षेत्रफल दिया था, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे दिया था। तो हमने क्या किया कि चौड़ाई को x मान के लंबाई का मान निकाल लिया, और लंबाई चौड़ाई चूँकि क्षेत्रफल दिया था तो लंबाई गुणा चौड़ाई करके हमने एक समीकरण बनाया, वहाँ से लंबाई चौड़ाई निकाल लिया। अब चूँकि चारों तरफ का जाली लगाना था, यानी कि चारों तरफ की लंबाई ज्ञात करना था, यानी कि परिमाप ज्ञात करना था, तो हमने परिमाप ज्ञात कर लिया। और चूँकि 1 मीटर तार लगाने की कीमत 5 रुपये है, तो 50 मीटर तार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुणा 5, तो सीधे सीधे क्या निकल जाएगा, 250 रुपये, ठीक है। इस तरीके से 8वां प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न दिया है, लेकिन 11वां से पहले 9वां और 10वां प्रश्न के बारे में भी देख लेते हैं। 9वां और 10वां प्रश्न दोनों ही सेम तरीके के प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न आयु से संबंधित प्रश्न हैं। तो आयु से संबंधित हमने पहले भी कई प्रश्न किए हुए हैं, तो उसी तरीके से इसको भी हल करना है। एक हिंट दे देते हैं कि किस तरीके से हल करना है। जैसे कि 9वां प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। 9वां प्रश्न में क्या दिया है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। अच्छा देखो, जब भी आयु से संबंधित प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्तमान आयु को x या फिर y मान लेना है। और अगर बात करते हैं कि 5 वर्ष पहले की आयु, तो अभी वर्तमान में आयु कितनी है, x है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x - 5। वहीं अगर 5 वर्ष बाद की आयु के बारे में बात करें, तो अगर कितने भी 5 की जगह कितने भी वर्ष बाद हो, बाद की आयु की अगर बात करें तो उसमें क्या कर देना, जैसे 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में x है, 5 वर्ष बाद की तो जाएगी x + 5 वर्ष। सेम इसी तरीके से आपको बनाना है, प्रश्न में जो भी दिया गया है प्रश्न के अनुसार उसको समीकरण तैयार कर लेना है, उसके बाद हल हो जाएगा। देखो 9वां प्रश्न क्या दिया है, व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु के योग 45 है। मान लेते हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी है, x है, और उसके पुत्र की आयु क्या है, y है। तो हम प्रश्न में क्या दिया है, दोनों के आयु का योगफल कितना है, 45। एक समीकरण यहाँ से बन गया है। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पूर्व, देखो वर्तमान में आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x - 5, और उसके बेटे की आयु y है, तो 5 वर्ष पूर्व उसके बेटे की आयु y - 5 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया है, दोनों के आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल क्या हो जाएगी, दोनों का आयु ये हो गई, और दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 4 गुने के बराबर। किसके 4 गुने के बराबर, व्यक्ति के आयु के 4 गुने के बराबर। व्यक्ति की आयु यानी कि x - 5, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, x - 5 वर्ष रही होगी। तो क्या बोला है, दोनों के 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु के गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। तो इस तरीके से करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, y - 5 बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस x - 5 को हम पक्षांतर कर देते हैं, इधर x - 5 पहले से है, अब बटे में क्या हो जाएगा, इधर एक गुणा के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, x - 5 कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कोष्टक टू कोष्टक कट गया। अब क्या दिया है, y - 5 = 4 बस बचेगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, ये -5 है, उस साइड जाएगा तो 4 + 5, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, 9 कह सकते हैं। अब देखो y का मान निकल गया, y क्या है, उस बेटे की, उसकी व्यक्ति के पुत्र की वर्तमान आयु थी 9, अतः इस 9 को मान को यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो x का मान निकल गया। x का मान यहीं से अगर हम देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 - 9 यानी कि 36 वर्ष निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों की वर्तमान आयु निकल गई, एकदम सरल है। 10वां प्रश्न को आपको इसी तरीके से बना लेना है। प्रश्न में क्या दिया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है, उसके बाद हल कर सकते हैं। ठीक है, 9वां 10वां हो गया। अब 11वां प्रश्न देखते हैं किस तरीके से हल करना है 11वां प्रश्न को। चलिए अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या दिया है, कुछ विद्यार्थी पिकनिक जाने की योजना बनाई, जैसे कि आप लोग भी प्लान बनाते होंगे कहीं पिकनिक जाने का, उस तरीके से कुछ विद्यार्थी पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठा किए। 480 रुपये इकट्ठा किए करने का मतलब है कि सब ने आपस में डिसाइड किया कि 480 रुपये खर्च होने हैं भोजन के लिए। ठीक है, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए। जैसे आप लोग के बीच होता होगा, सभी विद्यार्थियों में से कुछ ना कुछ तो बंक मारते होंगे, मतलब कि हम नहीं जा पाएंगे या फिर किसी भी कारण से। तो 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, तो उससे क्या हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। तो बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, पहले कुछ विद्यार्थी डिसाइड किए कि हम लोग पिकनिक में जाएंगे, और सब ने डिसाइड किया कि 480 रुपये भोजन के लिए खर्च करने हैं। ठीक है, अब उनमें से 8 विद्यार्थी नहीं जा पाते हैं। उससे क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई तो 480 रुपये तो अब चाहिए ही भोजन के लिए। तो 480 रुपये इकट्ठा भोजन के लिए खर्च करने के लिए सभी विद्यार्थियों को जो जा रहे थे उनको थोड़ा अधिक पैसा देना पड़े। कितना अधिक देना पड़े, 10 रुपये अधिक देना पड़े। ठीक है, तो 8 विद्यार्थी नहीं गए, जिसकी वजह से बाकी विद्यार्थियों को 10-10 रुपये अधिक पैसे देने पड़े। तो बोला गया कि कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए। तो देखो कैसे हल करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रारंभ में मतलब जब विद्यार्थी पिकनिक में जाने की योजना बनाते हैं उस समय विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। जो माना कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या x थी। ठीक है, तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा इकट्ठा की जाने वाली राशि y रुपये। ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या को हमने x मान लिया। अब प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा y रुपये इकट्ठा किए होंगे, तो y रुपये अब कुछ ना कुछ, जैसे कि टोटल कितने 480 रुपये इकट्ठे किए, वो तो सब विद्यार्थियों ने मिल के इकट्ठा किए ना। तो एक विद्यार्थी कितना इकट्ठा किया होगा नहीं पता, तो हमने उसको y रुपये मान लिया। ठीक है,
अब देखो प्रश्न में क्या बोला है कि सभी ने मिल के कितना रुपये इकट्ठा किए, 480 रुपये। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 10 लोग जाते हैं, 10 लोग मान लो विद्यार्थी हैं, और 10 लोग मिल के 5-5 रुपये इकट्ठा किए करते हैं, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 5, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या 10 और एक विद्यार्थी द्वारा मिलाई जाने वाली राशि 5। 10 गुणा 5 किए तो हमें टोटल राशि मिल गई। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 100 विद्यार्थी द्वारा इकट्ठा की जाने वाली कुल राशि क्या हो जाएगी, एक विद्यार्थी y रुपये इकट्ठा करता है, तो एक विद्यार्थी, जैसे कि मान लो 10 विद्यार्थी 5-5 रुपये मिला के पिकनिक जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 10 विद्यार्थी हैं, 5-5 रुपये मिला के पिकनिक पे जाते हैं, तो एक विद्यार्थी कितना मिलाता है, 5 रुपये, तो 10 विद्यार्थी कितना मिलाएगा, 10 गुणा 5 यानी कि 50। उसी प्रकार से यहाँ पे हल करना है इसको। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100, और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा y रुपये मिलाया गया, तो 100 विद्यार्थी द्वारा इकट्ठा की जाने वाली कुल राशि कितनी है, 480 रुपये है। प्रश्न में यही बोला गया है, ठीक है। शुरू में इतना रुपये हुआ था, 100 विद्यार्थी थे शुरू में, और y रुपये प्रति विद्यार्थी इकट्ठा किए गए थे, तो कुल राशि 480 रुपये। इसका मतलब क्या है कि 100 गुणा y बराबर 480 रुपये, जैसे कि 10 गुणा 5 बराबर 50, सेम, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो गया। लेकिन परंतु अब यहाँ पे लिखेंगे लेकिन, या परंतु कुछ भी लिखें, लेकिन 8 विद्यार्थी नहीं गए, 8 विद्यार्थी नहीं गए, तब के केस में क्या, तब विद्यार्थी की संख्या कितनी हो गई भाई, जब 8 विद्यार्थी नहीं गए, तब शुरू में 100 विद्यार्थी थे, 8 नहीं गए, तो 1 - 8 हो गया, विद्यार्थी हो गए इतने। अब प्रत्येक विद्यार्थी खर्चा कितना हो जाएगा, अब प्रत्येक विद्यार्थी, जब 8 लोग नहीं गए तो क्या बोला गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े, तो प्रत्येक विद्यार्थी का व्यय क्या हो जाएगा भाई, शुरू में y रुपये माना था एक विद्यार्थी का, लेकिन बाद में 10 रुपये और अधिक देने पड़ेंगे, तो इतना हो गया। देखो शुरू में 100 विद्यार्थी थे और y रुपये मिलाते थे, तो टोटल 480 रुपये जमा किए। अब क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी की संख्या 8 कमी हो गई, तो विद्यार्थी की संख्या इतनी हो गई, और लेकिन पैसे जो थे वो कितने हो गए, प्रत्येक विद्यार्थी 10 रुपये बढ़ गए, तो अब के केस में भी कितना ही, 480 रुपये ही इकट्ठा कर भाई, 480 रुपये हम उनको चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी जो व्यय था उसको बढ़ा दिया, यानी कि उनको पिकनिक में जाने के लिए, भोजन पे खर्च करने के लिए 480 रुपये चाहिए थे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या में 8 की कमी हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि जो पर विद्यार्थी खर्च हो रहा था, यानी कि y रुपये खर्च हो रहा था, उसमें 10 रुपये और खर्च किए, तब जाके टोटल खर्च कितना, 480 रुपये रहेगा। देखो जब विद्यार्थी की संख्या 8 कम हो गई, तो विद्यार्थियों की संख्या बाद में कितनी होगी, 1 - 8 हो जाएगा, और प्रत्येक विद्यार्थी पहले खर्च कितने करते थे, y रुपये, अब 10 रुपये और करेंगे तो y + 10 हो जाएगा। अतः प्रश्नानुसार, या फिर अतः बस करके हम लोग लिख लेंगे, x - 8 और y + 10 = 480 रुपये, है ना। जब विद्यार्थी की संख्या कमी हो गई और प्रत्येक विद्यार्थी 10 रुपये चूँकि अधिक दे रहे हैं, तब 480 रुपये ही रहेगा, है ना। भोजन के लिए उनको 480 रुपये चाहिए था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 8 विद्यार्थी की कमी होने पर 10 रुपये अधिक पैसा दे दिए, यानी कि 10 रुपये अधिक खर्च किए। तो इस तरीके से एक और समीकरण यहाँ पे मिल जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसको हल करते हैं। 100 और y का गुणा, पहले इस 100 का गुणा दोनों के साथ, फिर 8 का गुणा दोनों के साथ। 100 और y का गुणा होगा तो xy, प्लस में प्लस, 100 और 10 का गुणा होगा तो 10x, फिर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 8 और y का गुणा होगा तो 8y, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 8 दाम क्या हो जाएगा, 80, बराबर ये हो जाएगा 480। हल करेंगे इसको फिर से। अच्छा, x और y का मान अगर हम देखें तो यहाँ से क्या है, 480 है, x × y वही है ना, तो x और y का मान कितना है, 480, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 480 प्लस 10x, माइनस में लिखेंगे 8y, और माइनस में लिखेंगे हम लोग 80 = 480। अब इसको फिर से हल करेंगे आगे। ये 480 जो है, अगर हम उधर पक्षांतर कर दें तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बच जाएगा, 10x - 8y - 80 = 480। 480 पहले से है, ये 480 भी पक्षांतर हो जाएगा, क्या जाएगा 480, इस तरीके से। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, 10x - 8y, माइनस में हो जाएगा 80, ये 0, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में इसके आगे आपको लिखना है, इसके आगे में, यानी कि इधर राइट साइड पे आप लिख सकते हैं, चूँकि x y = 480 समीकरण 1 से, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 8y इज इक्वल टू हम 80 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में दो दो का गुणा कर मतलब दो उभयनिष्ठ निकल सकता है, इसमें 2 पंच 6 10 2 चौक 8, तो दो दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा 5x और इसमें बचेगा 4y बराबर ये क्या हो जाएगा 80। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y, 2 इधर गुणा के रूप में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो 80 भागित 2 हो जाएगा। ठीक है, 80 भागित 2 तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। अब अगर हम समीकरण 1 से अगर हम देखें, यहाँ पे एक पॉइंट और हमको लिख लेना था। अगर हम यहाँ पे देखें तो x से बराबर हम क्या लिख सकते हैं 480 डिवाइड बाई x, सॉरी x नहीं y, यहाँ पे जो y है गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया x से बराबर 480 बटे y। इसी मान को हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे दो चर राशि हैं, दो अलग अलग चर राशियाँ हैं, समीकरण 1 है, इससे हमें हल करने में दिक्कत हो सकती है। हम क्या करते हैं कि इसको दोनों को ही एक चर राशि के टर्म में बदल देते हैं। हमने क्या किया समीकरण 1 से x का मान यहाँ पे रख देते हैं। 5 इंटू x का मान क्या मिला है हमें 480 बटे y माइनस 4y इज इक्वल टू 40। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन बनाना जरूरी है, इस टाइप के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम हल करें तो क्या आ जाएगा 5 का गुणा 480 के साथ करेंगे तो 5 9 शून्य 5 8 40 की शून्य हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24 बटे y माइनस में 4y इज इक्वल टू 40। फिर से इसको हल करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा बटे में y, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक y और 1 का लघुत्तम हो गया y, तो y को y से भाग देंगे तो 1 2400 का 2400 भी रहेगा और y का गुणा 4y के साथ तो 4y स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। हल करेंगे इस y को हम क्या कर देंगे उधर गुणा कर देंगे और इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक तिर्यक गुणा हो जाएगा सीधा सीधा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ये क्या हो जाएगा 2400 माइनस में 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 40y हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को मिटा देते हैं हम। देखो उस पर ये जो समीकरण है इसको फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2400 माइनस में 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 40y। इस तरीके से इसको हम ये जो दोनों पद हैं इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे, इधर क्या बच जाएगा 0, ये हो जाएगा 40y पहले से है माइनस 4y है, ये प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2400 है, ये क्या हो जाएगा माइनस 2400 हो जाएगा। अतः इसको फिर से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस में 40y माइनस में 2400 या फिर 2400। ठीक है, इसको 0 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4y स्क्वायर यानी कि 4 है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 4 गुणा 10 लिख सकते हैं 40 को, तो इसमें भी 4 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। 6 चौक 24 होता है, इसमें भी 4 निकल सकता है। ये क्या हो जाएगा 4 गुणा 600 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4 गुणा 10y हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 गुणा y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमने एक लाइन और लिख लिया। अब 4 को सभी में उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं तो हमने क्या किया इसमें 4y स्क्वायर में 4 निकलेगा तो y स्क्वायर प्लस 10y बच जाएगा इसमें, और इसमें क्या बच जाएगा 600 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास अगर देखें तो y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 जो है शून्य के साथ इधर भाग हो जाएगा तो ये 0 ही बचेगा। y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 600। अब इसको समीकरण मिल गया हमें। अब इस समीकरण को किसी भी मेथड से आपको हल करना है, आगे हल करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। y का मान क्या है एक्चुअल में, y का मान है कि शुरू में जो प्रत्येक विद्यार्थियों ने कितना कितना रुपए जमा करने का सोचा था वही राशि है। इस y के मान को हम x इंटू वाई इक्वल टू 480 था, पहला ही समीकरण था, उसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। एक काम करते हैं इसको हल करके देख लेते हैं। चलो इसको आगे हल करेंगे तो 600 को, अब देखो 10 है, यहाँ पे क्या है कि मध्य पद 10 है, इस 10 को हम ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे जिससे गुणा करेंगे तो a और c को गुणनफल यानी कि 600 एकम 600 माइनस में 600 आना चाहिए और जोड़ेंगे या फिर उन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना 10y होना चाहिए। तो देखो 600 को अगर हम देख ही लेते हैं, 600 को अगर हम दो पदों में तोड़ना चाहें तो 2 3 6 यानी कि अगर हम 20 गुणा 30 के रूप में तोड़ें तो ये 600 भी होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30 में 20 घटाएंगे तो 10, यानी कि हम 20 गुणा 30 के रूप में लिखेंगे। लेकिन हमें माइनस भी करना है, इसलिए हम क्या करेंगे बड़े संख्या के सामने माइनस लगा देंगे जिससे इनका गुणनफल जैसे कि -30 इंटू 20 कर देंगे तो इससे क्या होगा ये -600 आ जाएगा आंसर। ठीक है, -600 भी आ जाएगा और -30 और +20 अगर हम करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा -10 मिलेगा। अच्छा -10 नहीं चाहिए हमको, +10 चाहिए, इसलिए हमें इसे प्लस करना होगा और इसे माइनस करना होगा। ठीक है, इसे प्लस और इसे माइनस, इस केस में हमें +10 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था।
30 माइनस 20 करेंगे तो हमें यहाँ पे +10 भी मिलेगा, और देखो प्लस और माइनस को गुणा होगा तो -600 ही मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फटाफट से करते हैं, y² + 30y माइनस में 20y हो जाएगा, -600 = 0। फटाफट से हल कर लेते हैं। किस तरीके से हल करना है, कई ठो प्रश्न हम देख ही चुके हैं, तो उस तरीके से आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम फटाफट से करते हैं। y इसमें कॉमन निकलेगा तो y + 30 में बच जाएगा, इसमें 20 कॉमन निकलेगा तो y + 30 इसमें भी बच जाएगा, = 0। y + 30 दोनों पदों से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो इसमें बचा y और इसमें बचा -20 = 0। फिर से इसको हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक बार लिख लेते हैं, y + 30 और y - 20 = 0। अगर हम देखें तो y + 30 अगर हम 0 रखें, अगर इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा उधर, तो y + 30 = 0 मिलेगा। और एक केस में इसको पक्षांतर कर देंगे तो इतना = 0, y - 20 = 0 मिलेगा। तो y क्या मिला, -30, और y क्या मिला, +20, 2 मिलेगा। अब देखो चूंकि y बराबर क्या लिया था हमने, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा इकट्ठा की जाने वाली राशि था, यानी कि एक व्यक्ति कितना रुपए मिलाएगा उस हिसाब से हमने इसको क्या माना था, राशि माना था। तो देखिए ये निगेटिव में आ रहा है, तो इस निगेटिव में पैसा निगेटिव में कैसे आएगा, है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, जो y बराबर +20 मिला है इसको हम मान लेते हैं और इसको क्या लिख लेते हैं, अग्राह्य या फिर अमान्य लिख लेते हैं। अमान्य नहीं, अग्राह्य लिख लेते हैं। हम इसको नहीं लेते हैं, हम इसको लेते हैं y बराबर 20 लेने पर। अब y बराबर अगर हम 20 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या, अच्छा y बराबर 20 लेने पर समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेते हैं, y बराबर 20 लेने पर समीकरण 1 से x गुणा y बराबर कितना था, 480, तो x गुणा 20 यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर 480 हो जाएगा y का मान। उसके बाद x का मान क्या मिल जाएगा, 480/20, यानी कि क्या मिल जाएगा, 0 0 कटेगा और ये मिलेगा 24। अतः x बराबर क्या मिला, 24 मिला। x बराबर हमने क्या माना था, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न में क्या पूछा है कि पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, तो शुरू में कितने विद्यार्थी थे, 24 लोग। शुरू में 24 विद्यार्थी थे जो पिकनिक में जाने के लिए तैयार हुए थे, बाद में 8 विद्यार्थी कम हो गए। अतः पिकनिक पर गए विद्यार्थियों की संख्या, अतः पिकनिक पर गए विद्यार्थियों की संख्या, तो पिकनिक पर गए विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी भाई, x - 8, यानी कि क्या हो जाएगा, 24 में हम 8 घटाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 16। अतः उत्तर में लिखिएगा, अतः 16 विद्यार्थी पिकनिक पर गए थे, ठीक है। इस तरीके से आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट होगा इस प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर उनका सॉल्यूशन देंगे आपको। अगले क्लास में हम प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 5 को हल करके देखेंगे। 4 और 5 प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे कि धराचार्य सूत्र क्या होता है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ये क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, आगे की पढ़ाई अगले क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF, TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा, और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।